हेलो एवरीवन, आज डेट है 15 अप्रैल 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि येलो रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ईस्टर आइलैंड को लेकर के। तो ईस्टर आइलैंड जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो चिली कंट्री है इसी का एक टेरिटरी है, लेकिन ईस्टर आइलैंड जो है वो मेनलैंड चिली कंट्री से एक डिस्टेंट एरिया पर सर्दर्न ईस्टर्न जो पैसिफिक ओशन है वहां पर लोकेटेड है। अब ये ईस्टर आइलैंड न्यूज में इसलिए बना हुआ था कि यहाँ पर एक ड्राई लेक है और वहां से मोनोलिथिक ह्यूमन फिगर्स, जिसको हम जानते हैं मोआई के नाम से, वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब ये मोआई क्या होते हैं? तो मोआई जो यहाँ पर आपको इमेज जो शो हो रही है, मोनोलिथिक ह्यूमन फिगर्स जो होते हैं इनको मोआई बोलते हैं। ये जो मोआई है इनका फॉर्मेशन ऐसा बोला जाता है कि 1250 से 1500 के बीच का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम में जो रापा नुई पीपल जो यहाँ पर रहते थे उन्होंने इसका फॉर्मेशन किया था। ये मोआई जो है वो मोनोलिथिक मीन्स मोनो मीन्स सिंगल, लिथिक मीन्स स्टोन, मतलब एक ही स्टोन को काट करके जो है ये स्ट्रक्चर बनाई गई है। यहाँ पर अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको जो यहाँ पर जो हेड दिखाई देगा इस स्टेचू का, वो नॉर्मल साइज से जो है वो एक लार्ज साइज यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ईस्टर आइलैंड को लेकर के। मोआई जो यहाँ पर स्टेचू देखने को मिले हैं उनको लेकर के। ईस्टर आइलैंड जो है इसको 1995 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डेजिग्नेशन दिया गया था और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसके थ्रू इसका जो एरिया है वो एक तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में कवर किया जाता है। और यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। 3 इंपॉर्टेंट वोल्केनो जो है वो यहाँ पर एक सीरीज में जो है वो एस्टेब्लिश है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ओके, तो इसकी जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। ईस्टर आइलैंड की चिली कंट्री के अंडर आता है और पैसिफिक ओशन का जो सर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है वहां पर लोकेटेड है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर जो हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि 4 धाम जो पिलग्रिम साइट है वहां पर जो पिलग्रिम्स आते हैं उन साइट के ऊपर जो पर्सन जिनको हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं तो उनको जो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी करवाने के लिए ड्रोन्स का यूज किया जाएगा। अभी यहाँ पर एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि 2022 की जो केदारनाथ यात्रा रही उसमें 27 डेज में ही 120 लोगों की डेथ हो गई। अब इसका बेसिक रीजन या तो हो सकता है कि हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस देखने को मिले लोगों में, क्योंकि जब हाई एल्टीट्यूड पर लोग जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी, ब्रीदिंग में जो इश्यू होते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर पोस्ट कोविड सिंड्रोम की वजह से भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि डेथ रेट पहले नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन कंपैरिजन पहले 6 मंथ्स का जो एक यात्रा एक प्रोसीजर रहता था उसमें अगर हम कंपैरिजन करें 2022 से, तो उस टाइम में एक लंबे टाइम में कम इतनी जो डेथ रेट है वो देखने को मिलती थी, और अब यहाँ पर 27 डेज में ही ये इशू देखने को मिला। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी अब ड्रोन के थ्रू मतलब इजीली और बहुत ही फास्ट तरीके से जो है वो करवाई जा सकेगी। तो यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने बोला है कि 4 धाम पिलग्रिम्स, अब ये 4 धाम कौन कौन से हैं? तो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री है और यमुनोत्री है, जो 10,000 फीट हाइट पिलग्रिम साइट है, पिलग्रिमेज साइट है गहेड़वाल हिमालयस वाले रीजन में। तो इन सबको यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो देखो ड्रोन जो है उसका पॉजिटिव पॉइंट्स आप देखिए कि किस तरीके से
ड्रग्स की अवेलेबिलिटी करवाने में ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है। साथ ही साथ में हमने कोविड के टाइम में भी देखा कि वैक्सीन बहुत सारे ऐसे हाई एल्टीट्यूड एरिया या वो एरिया जहाँ पर इजीली रीच बनाना काफ़ी मुश्किल था, वहाँ पर ड्रोन के थ्रू जो है वो कोविड के टाइम में वैक्सीन, इम्पोर्टेंट जो भी ड्रग्स हैं, उन सब की अवेलेबिलिटी जो है वो ड्रोन के थ्रू करवाई गई थी। देखो ड्रोन के यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स भी हम देख रहे हैं, साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारा बॉर्डर एरिया, पाकिस्तान के साथ में जो हमारा बॉर्डर एरिया लगता है, वहाँ पर डेली जो है आफ्टर 1 to 3 डेज के बाद में वहाँ पर इस तरीके ड्रोन की वजह से काफ़ी इशू देखने को मिलते हैं, जैसे वेपन, ड्रग्स, ये सारे इशू जो हैं वहाँ पर ड्रोन के थ्रू देखने को मिलते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं टेक्नोलॉजी के, तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं। ओके, और ड्रोन टेक्नोलॉजी इस तरीके से इंक्रीज हो रही है कि ड्रोन मतलब विदाउट मैनुअल आप जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है वो कहीं पर अटैक कर सकते हो, बम ब्लास्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है, इसको लेकर के जो सर्विलेंस है, जो प्रोसीजर है, जो गाइडलाइंस है, वो होनी चाहिए, ताकि जो टेक्नोलॉजी एक यूजफुल तरीके से काम आ सकती है ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, वो उसको एक डिवास्टेशन स्टेज पर ना लेकर के जाए। तो यहाँ पर ये जो 4 धाम की बात हुई है, इसके बारे में हम कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो गंगा यमुना रिवर है उनका ओरिजिन देखने को मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि गंगा रिवर जो है वो स्टार्टिंग में स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम आकर के उसमें मिलती है, और फिर जाकर के देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा रिवर आपस में मर्ज होती हैं, तब जाकर के गंगा रिवर का ओरिजिन होता है। तो इस गंगा रिवर में अगर हम बात करें तो सबसे लार्जेस्ट स्टेम जो है वो है अलकनंदा रिवर। हालांकि हिंदू माइथोलॉजी के बेसिस पर जो है वो गंगा रिवर का ओरिजिन माना जाता है भागीरथी से, मतलब गंगोत्री से। तो यहाँ पर अलकनंदा का ओरिजिन बद्रीनाथ से, यहाँ पर मंदाकिनी जो है उसका ओरिजिन केदारनाथ से, और यहाँ पर जो भागीरथी है उसका ओरिजिन होता है गंगोत्री से, और यहीं पर लोकेटेड है यमुनोत्री, जहाँ से यमुना रिवर का ओरिजिन होता है। यमुना रिवर जो है उसका ओरिजिन तो गंगा रिवर के पास से होता है, दोनों पैरेलल तरीके से फ्लो करती रहती है, और फिर यूपी में जाकर के जो प्रयागराज जगह है वहाँ पर आपस में जाकर के मर्ज होती है, और प्रयागराज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होली साइट्स बन जाता है। ओके, तो ये 4 एरिया है जहां पर ये ड्रोन सिस्टम जो है इसके थ्रू लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो अवेलेबल करवाई जाएंगी। अब यहाँ पर ये जो स्मॉल स्ट्रीम्स हैं, ये कौन कौन सा कहाँ पर कन्फ्लुएंस पॉइंट है, और फिर वहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ से ओरिजिन हुआ अलकनंदा का, फिर अलकनंदा में आकर के मिली धौली गंगा, और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट साइट, इम्पोर्टेंट जो एरिया है वो डेवलप होता है जिसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। उसके बाद में अलकनंदा रिवर फ्लो होती है, और फिर नंदाकिनी जो रिवर है वो आकर के इसमें मिलती है, और यहाँ पर बन जाता है नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा फ्लो होती है, उसमें पिंडर गंगा जो है वो आकर के मिल जाती है, और वहाँ पर है कर्णप्रयाग। फिर यहाँ पर मंदाकिनी रिवर जो केदारनाथ से ओरिजिन होता है वो आकर के मिलती है, वहाँ पर होता है रुद्रप्रयाग। और फिर उसके बाद में अलकनंदा रिवर जो है फ्लो करती हुई आगे आती है, तो भागीरथी रिवर जो गंगोत्री से ओरिजिन होता है वो आकर के मर्ज होती है, और वहाँ पर बन जाता है देव प्रयाग, और फिर आगे जाकर के जो है वो गंगा रिवर के रूप में फ्लो होती है। तो ये जो बेसिक मैप है वो आपको ध्यान में रखना है। टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा ये मैप, और स्पेसिफिक कहाँ पर किसके मर्ज होने से कौन सा पॉइंट बनता है ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट की विजिट पर, वहां पर उन्होंने किया है नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट एम्स का इनॉग्रेशन। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका उन्होंने व्यू किया, और साथ ही साथ में वहाँ पर बिहू डांस जो है वो उसका परफॉर्मेंस देखने को मिला, और एक तरीके से रिकॉर्ड जो है उसमें गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में बिहू डांस जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों ने एक साथ डांस किया। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने फोकस किया है कि इंडिया का मेन टारगेट ये है कि हम कंट्री का डेवलपमेंट तो करें, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के साथ में। तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए हमारा जो नेशन है वो हमेशा से फोकस रहा है, और कनेक्टिविटी स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो अदर कंट्रीज़ के साथ में, जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार, इनके साथ में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंडिया ने एस्टेब्लिश किए हैं, ताकि जो हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहाँ पर जो एक लेस एरिया है और जो एक तरीके से
जो वहाँ पर कनेक्टिविटी जो है उसमें इशू देखने को मिलता है। तो उस चिकन कॉरिडोर पर जो एक तरीके बर्डन जो है वो कम किया जा सके, ताकि अदर कंट्रीज से हम कनेक्टिविटी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में बढ़ा सकें। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें बिहू को यहाँ पर परफॉर्म किया गया है, तो बिहू को लेकर के हम कुछ बेसिक बातें अगर हम डिस्कस करें तो देखो, बिहू की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम डिस्कस करें तो बिहू के बारे में बोला जाता है कि 3500 BC से इसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो देखने को मिलता है। स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो हार्वेस्ट में उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक तरीके से वो सेक्रीफाइस करते हैं, फायर सेक्रीफाइस करते हैं। किसके लिए? कि प्रोडक्शन जो है वो क्रॉप में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग 1694 में सबसे पहले जो बिहू डांस है उसको परफॉर्म किया गया था। अब ये जो बिहू जो है वो अलग अलग टाइम में, मतलब पूरे ईयर में अलग अलग नाम से जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि अप्रैल जो टाइम आता है उस टाइम में, और रोंगाली बिहू जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, मतलब इसके अदर अदर टाइप है। जैसे कि आप देखो हिंदू माइथोलॉजी में नवरात्रि जो है, ओके, तो नवरात्रि क्या होते हैं? सेम नवरात्रि है, दुर्गा माता की पूजा की जाती है, लेकिन अलग अलग टाइम में। जैसे कि आश्विन नवरात्रि जिसको शरदीय नवरात्रि बोला जाता है, उसके अलावा आता है चैत्र नवरात्रि जिसको बसंतीय नवरात्रि बोले जाते हैं, और 2 नवरात्रि जो है वो होते हैं गुप्त नवरात्रि। ओके, तो सेम नवरात्रि है लेकिन अलग अलग टाइम में परफॉर्म किए जाते हैं। सेम इसी तरीके से बिहू है, तो अप्रैल में जो बिहू परफॉर्म किया जाता है उसको बोला जाता है रोंगाली बिहू। अक्टूबर में जो बिहू सेलिब्रेट किया जाता है उसको बोला जाता है कोंगाली बिहू। और इसके अलावा जनवरी में जो बिहू सेलिब्रेट किया जाता है उसको बोला जाता है भोगाली बिहू। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट हैं बिहू को लेकर के। और 2012 में जब लंदन ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए गए थे तो बिहू डांस जो है वहाँ पर परफॉर्म किया गया था। इसके बाद में बिहू जो है इसको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से रिकॉग्निशन मिली थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर देखो फर्स्ट आर्टिकल है म्यांमार को लेकर के। आप सभी को पता है 2021 में वहाँ पर, उससे पहले 2021 से पहले वहाँ पर इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन में वहाँ पर जो आंग सान सूकी की जो पार्टी है उसको मेजोरिटी मिली। एक तरीके से डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, क्योंकि उससे पहले 5 साल के लिए क्या किया गया था कि पार्शियली आर्मी का रूल भी था और पार्शियली डेमोक्रेसी भी। तो जब डेमोक्रेसी आई तो वहाँ के लोगों को लगा कि कितनी ज़्यादा फ्रीडम जो है उनको देखने को मिलती है। तो जब नेक्स्ट इलेक्शन हुए तो कंप्लीटली जो सीट्स हैं वो देने की कोशिश की गई आंग सान सूकी की पार्टी को। उसके बाद में वहाँ की आर्मी को लगा कि आर्मी के हाथ में जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, उनसे स्नैच करने लग जाएगी। तो उन्होंने क्या कर लिया, वहाँ पर एक तरीके से बाय फोर्स जो है वो सब कुछ अपने अंडर कैप्चर कर लिया। और तब से वहाँ पर मिलिट्री रूल जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। जो भी डेमोक्रेसी के लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट किए जाते हैं तो मिलिट्री जो है उनके ऊपर एक तरीके से अटैक करती है। बहुत सारे लोगों की डेथ भी देखने को मिली। वायलेंस जो है वहाँ पर रेगुलर देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर NUG जो है, देखो क्या हुआ, जो पार्लियामेंट्रियन जो वहाँ पर लोग जीत करके आए उन्होंने क्या किया, जैसे ही वहाँ पर मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश हुआ तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, मतलब वो लोग जो वहाँ पर लॉ मेकर्स के रूप में सामने आए थे, उन्होंने मिलकर के अपनी गवर्नमेंट बना ली। और अगर हम बात करें तो इस NUG को जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट जो है उन्होंने इसको रिकॉग्निशन भी दी है कि म्यांमार की रियल में गवर्नमेंट जो है वो ये ही है। तो यहाँ पर ये अपना कुछ ओपन कर रहे थे। तो इसके बाद में जो मिलिट्री है उन्होंने यहाँ पर अटैक किया, जिससे बहुत सारे लोगों की जो है वो डेथ हो गई है। तो यहाँ पर मेन टारगेट ये है कि देखो म्यांमार में पीस एस्टेब्लिश करना जो है वो सिर्फ म्यांमार का काम नहीं है, उसके रीजनल एरिया में जो कंट्री है उनका भी काम है। जैसे कि इंडिया, अगर हम न्यूट्रल तरीके से इसी तरीके से प्रॉब्लम को देखते रहे तो जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ वो कंट्री इफेक्ट नहीं होगा, उसकी वजह से अदर कंट्री जो हैं वो भी इफेक्ट होंगे। हालांकि जो आसियान ग्रुप है उन्होंने 5 पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पर रखा था, लेकिन यहाँ की जो आर्मी है उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए एग्री नहीं हुई। तो इस आर्टिकल में क्लियरली ये बोला गया है कि म्यांमार में एस्टेब्लिशमेंट पीस अगर हमें लानी है तो वहाँ पर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना होगा। और डेमोक्रेसी को अगर हमें एस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले वहाँ पर जो वायलेंस हो रहा है उसको हमें खत्म करना होगा। जो भी रीजनल कंट्रीज हैं उनको अपना जो टारगेट है, अपना जो स्ट्रेंथ है, अपना जो ऑब्जेक्टिव है, उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है
राइटर ने बताया है कि अभी जुडिशरी ने 2 पॉइंट के ऊपर ये बोला कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जैसे कि एक तो उन्होंने सेना वर्सेस सेना जो केस हुआ महाराष्ट्र में, जो इशू देखने को मिला कि रियल शिवसेना पार्टी किसके पास रहेगी, उसमें देखने को मिला कि जो गवर्नर का जो रोल है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिला। ओके, दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है उसको लेकर के इंपॉर्टेंट बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने। बोला कि एग्जीक्यूटिव का जो रोल है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक कमेटी बननी चाहिए और उसके थ्रू जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन जो है उनका अपॉइंटमेंट देखने को मिलना चाहिए। तो राइटर ने यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की बात की है और उनके ऊपर फोकस किया है कि उनको बनाने का, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मेन रीजन यही था कि डेमोक्रेसी जो है वो वेल तरीके से एस्टेब्लिश हो सके और जो एग्जीक्यूटिव है उसका रोल कम देखने को मिले और लेजिस्लेचर का रोल जो है वो ज़्यादा देखने को मिले। लेजिस्लेचर मतलब अपोजिशन पार्टीज जिनके पास में गवर्नमेंट है, जिनकी मेजोरिटी है, उन सब का रोल जो है वो इसमें देखने को मिले। तो उन्होंने यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की है। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, और फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेज। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ये बात रिकॉग्नाइज की थी कि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारे इंडिया में जो है उनमें एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस जो है वो कम से कम देखने को मिले और वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते रहें, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, लेकिन उनकी इंडिपेंडेंस जो है वो इफेक्ट ना हो। लेकिन टाइम के साथ में देखने को मिला कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें मेन फोकस किया गया कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा और प्रेसिडेंट काम करता है एक तरीके से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनकी एड एंड एडवाइस के अंडर। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने फोकस किया है कि कैग, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग तैयार किया गया था तब कैग को लेकर के बात बोली गई थी कि कैग जो है वो हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन इस क्लोज को फिर चेंज किया गया कि जो बाई वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील बी इंसर्टेड। मतलब इसमें एक तरीके से एग्जीक्यूटिव का जो रोल है उसको डाइवर्ट किया गया और कैग में ये बात बोली गई कि इसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनका जो पर्स चेकिंग है उसका रोल प्ले करेगा। जो मनी है गवर्नमेंट की, जो हमारी पीपल की, कंट्री की जो मनी है उसको बैलेंस जो है वो बना करके रखेगा। और देखो डेमोक्रेसी का मेन क्राइटेरिया यही होता है कि जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनमें चेक्स एंड बैलेंसेज हो, सभी अपनी जगह पर इंडिपेंडेंट तरीके से तो काम करें ही करें, साथ ही साथ में एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को चेक भी करते रहें। ओके, और इस तरीके की अथॉरिटी जो है, इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो हमारे इंडिया में बनाए गए हैं ताकि इस तरीके के इशू जो है वो ना देखने को मिले। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने कैग को लेकर के, गवर्नर को लेकर के, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, इन सब को लेकर के एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी में बात रखी गई थी कि एग्जीक्यूटिव का रोल ज़्यादा ना हो करके लेजिस्लेचर का रोल ज़्यादा हो और एक तरीके से गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेरेंस ना कर सके, इन सभी पॉइंट के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। और जैसे इलेक्शन कमीशन के लिए बोला गया है कमेटी के थ्रू जो है उनका अपॉइंटमेंट देखने को मिले, तभी जा करके जो प्रेसिडेंट है उनमें से किसी एक को अपॉइंट करे और इंडिपेंडेंट जो है वो भी जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको दी जा सके। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, यहाँ देखिए एक सेकेंड। तो एक सैटेलाइट जो है उसको बनाया गया है यहाँ पर इसरो और नासा के थ्रू बनाया जा रहा है। और ये जो निसार सैटेलाइट है ये क्या करेगा, ये करेगा हमारा जो हिमालयन रीजन है उसके जो सीस्मिक जोन्स हैं उसकी मैपिंग। इसमें 12 डेज में जो है वो अलग अलग तरीके से मैपिंग जो है इस एरिया की जाएगी और सीस्मिक जोन को पहचानने की कोशिश की जाएगी, ताकि अगर कोई इशू देखने को मिल रहा है, जैसे कि अगर हम देखें तो उत्तराखंड में जो रीजन था वहाँ पर जो प्रॉब्लम देखने को मिली लैंड सब्सिडेंस की, कहाँ पर, जोशीमठ में। तो इस तरीके का बार बार ऑब्जर्वेशन किया जाएगा तो इस तरीके की जो इशू है उसको रेगुलेट किया जा सकेगा। ओके, और साथ ही साथ में ये हाईली एक्टिव जोन है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक जैसे इशू भी क्रिएट होते रहते हैं, तो उनको लेकर के भी अलर्ट जो है वो जारी किया जा सकेगा। अगर हम इंडिया का मैप देखें
तो यहाँ इंडिया को अलग अलग सीस्मिक जोन में डिवाइड कर रखा है। ये जो आपको स्काई कलर शो हो रहा है ये सीस्मिक जोन सेकंड है, जहाँ पर लो इंटेंसिटी के अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर येलो कलर जो आपको शो हो रहा है वो है सीस्मिक जोन थर्ड, और फिर यहाँ पर आपको जो एक तरीके से सोइल कलर जो शो हो रहा है वो सिस्मिक जोन फोर्थ है, और रेड कलर जो है वो है सिस्मिक जोन 5। ये देखो कच्छ रीजन जहां पर अर्थक्वेक आया था 2001 के टाइम में, वहां पर भी जो है वो भी हमारा हाईली एक्टिव जोन है। और यहाँ पर हिमालयन रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो इन हिमालयन रीजन में सिस्मिक जोन जो है उसको व्यू करने के लिए ये निसार सैटेलाइट जो है वो काम करेगी। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जो हमारे मंथली करंट अफेयर्स हैं, रिवीजन सीरीज है, और जो भी आप स्टूडेंट 2023 में यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्रद्युमन सर आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो आप जो है वो हमारा प्रीलिम्स के लिए ओपन मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसको जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो तो आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा, जहां पर प्रीलिम्स की जो है वो लास्ट जो हमारे टाइम बचा हुआ है उसमें आपको टारगेट बेसिस पर जो है वो आपका स्टडी करवाया जाएगा, और आपको टारगेट के थ्रू जो है आपका जो भी सिलेबस है वो वहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए प्रोग्राम, आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।